नमस्कार दोस्तों। तो आज के एपिसोड में मैं सुनाने जा रही हूँ माधुरी और जया की सेकेंड स्टोरी, यानी कि स्टोरी नंबर 2। तो ये बहुत ही इमोशनल और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो इस कहानी को आप लोग एक बार ज़रूर सुनिएगा। और बहुत ही अच्छी कहानी है। 2 सहेलियों के ऊपर कहानी है और ये सारी कहानी एक ही आदमी के इर्द गिर्द घूमती है और बहुत ही सस्पेंस स्टोरी है। तो इस स्टोरी को आप लोग एक बार ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। माधुरी घर निकलने की तैयारी में थी कि माधुरी के नंबर पर सुधीर का फ़ोन आ गया। वो बोला, माधुरी 2 मिनट के लिए मेरे केबिन में आ सकती हो? माधुरी ने कहा, नहीं, छुट्टी का वक्त हो गया है, मैं अपने घर के लिए निकल रही हूँ। सुधीर ने कहा, अच्छा, थोड़ी देर के लिए रुको, मैं खुद ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अगले 2 मिनट में बॉस माधुरी के केबिन में था। तभी नीलम भी चेहरे पर गुस्से का भाव लिए माधुरी के केबिन में पहुँच गई और सुधीर की ओर देखते हुए नीलम ने गुस्से में कहा, मेरी 2 महीने की मेहनत की कोई कीमत नहीं तुम्हारे सामने सर। कोई कमी थी तो मुझे बता देते, मैं सुधार कर लेती। ये लड़की ना तो मेरे से ज़्यादा सुंदर है और ना ही मेरे से ये बेहतर काम करती है। फिर भी तुम्हें इसी का प्रोजेक्ट क्यों पसंद आया सर? नीलम के मुंह से अपने सामने अपनी फजीहत होते माधुरी बस चुपचाप देखते रह गई। ऐसे वक्त में उसे जया की सख्त ज़रूरत महसूस होने लगी थी। जया होती तो शायद इस वक्त नीलम का मुंह तोड़ देती। सुधीर ने कहा, नीलम, दिमाग को शांत रखो, तुम बहुत गुस्से में काम करती हो। माधुरी से अच्छी हो लेकिन एडिटिंग के मामले में नहीं। माधुरी ने वाकई तुमसे बेहतर एडिटिंग की है। तुम्हें तो अभी इससे सीखने की ज़रूरत है। इस बात को तुम दिल पर क्यों ले रही हो? बॉस की यह बात सुनकर नीलम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो बोली, ठीक है सुधीर, अगर माधुरी मुझसे बेहतर है तो इसी के साथ रहो। मैं तुम्हारी इस कंपनी से जल्द ही रिजाइन दे दूंगी। नीलम के बुरी तरह नाराज होकर जाने के बाद कुछ देर तक माधुरी के केबिन में खामोशी छाई रही। फिर सुधीर बोला, माधुरी, तुम नहीं जानती कि यह प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना ज़रूरी था। पिछले 2 महीने से इसके लिए बेहद तनाव में था। मैं तुम्हारा और नीलम का प्रोजेक्ट देखा, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया। जैसा मैंने सोचा था तुमने उससे भी बेहतर काम किया है। तुम्हारे इस काम की तारीफ़ कंपनी के चेयरमैन ने भी की है। तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है। मैं तुम्हें थैंक यू कहने आया हूँ। इस बार तुम्हें प्रमोशन मिलनी पक्की है। मंडे को ऑफिस में मीटिंग है। प्रोजेक्ट से जुड़े लोग मुंबई से दिल्ली आ रहे हैं और इसी मीटिंग में मैं तुम्हारे बनाए एडवर्टाइजिंग की स्क्रीनिंग होगी। तब देखना कि सब तुम्हारे काम को देखकर कितना खुश होंगे। मैं जा रहा हूँ। मंडे को सही समय पर ऑफिस आ जाना और एक खूबसूरत सी स्पीच भी तैयार कर लेना, ताकि तुम्हारे प्रमोशन के वक्त जब तुम्हें बोलने के लिए कहा जाए तो तुम अपनी स्पीच से भी लोगों के दिलों को जीत सको। माधुरी अपने घर पहुंची तो काफ़ी थकी हुई थी। उसने गैस पर चाय चढ़ाई और बिस्तर पर जाकर लेट गई। वो सोच रही थी कि मंडे को जब उसे प्रमोशन मिलेगी तो क्या स्पीच देगी। इतने सारे लोगों के सामने वो एक शब्द कैसे बोल पाएगी? फिर भी बोलना तो पड़ेगा ही। अभी 2 दिन का समय बाकी है। क्यों ना इस बीच एक बेहतरीन सी स्पीच तैयार करके उसे ढंग से याद कर लिया जाए। यह सोचकर माधुरी मंडे के लिए स्पीच तैयार करने में लग गई। बीच बीच में वो जया को फ़ोन करती रही, लेकिन जया से बात न हो पाई। माधुरी ने जया के घर जाने के बारे में सोचा, लेकिन उसके पति सुरेश के बुरे बर्ताव की वजह से वह रुक जाती। पिछले
बार जब वो जया के बेटी को देखने माधुरी के घर गई थी तो सुरेश ने माधुरी को बाहर से ही उल्टे पांव भेज दिया था। बोल रहा था कि आगे से कभी उसके घर आने की सोचना भी मत। सोमवार का दिन था। आज हर बार देरी से ऑफिस पहुंचने वाली माधुरी आज सुबह ही करोल बाग वाली ऑफिस पहुंच चुकी थी। ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले माधुरी ने जया को खोजा, लेकिन उसे जया कहीं नज़र नहीं आई। तब माधुरी ने जया को फिर से फ़ोन लगाया, लेकिन अभी तक उसका नंबर ऑन नहीं हुआ था। इधर मीटिंग की तैयारियां पूरी हो चुकी थी और कंपनी से जुड़े बड़े बड़े लोगों की मीटिंग हॉल की ओर बढ़ते देख माधुरी के दिल की धड़कनें भी और तेज होने लगी। ऐसे वक्त में माधुरी को जया की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन जया का कोई अता पता नहीं था। जया के अलावा ऑफिस में माधुरी के और भी कई दोस्त थे, लेकिन इस वक्त माधुरी से बात करने का वक्त किसी के पास नहीं था। सभी मीटिंग की तैयारियों में लगे हुए थे। माधुरी मीटिंग हॉल की ओर बढ़ी ही थी कि उसे नीरज सामने आता दिखाई दिया। माधुरी ने नीरज को देखते ही उससे पूछा, नीरज, आज जया ऑफिस क्यों नहीं आई? नीरज ने कहा, मैं तो खुद ही उसे कॉल मिला रहा हूँ, लेकिन उसका फ़ोन बंद जा रहा है। महेंद्र भी आज ऑफिस नहीं आया और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। जैसे ही माधुरी मीटिंग हॉल में पहुंची, वहां सुधीर पहले से मौजूद था और माइक हाथों में लिए कंपनी के चेयरमैन मिस्टर कार्तिक की तारीफों के पुल बांध रहा था। सुधीर के पीछे की कुर्सियों पर नज़र पड़ी तो वहां मेहमानों के बीच नीलम बैठी हुई देख माधुरी की थोड़ा सा अजीब लगा। नीलम ने भी भीड़ के बीच बैठी माधुरी को पहचान लिया और माधुरी से नज़र मिलाते ही नीलम के चेहरे पर शातिराना मुस्कान छा गई, लेकिन माधुरी उसकी मुस्कान के पीछे के राज को समझ न पाई। तभी सुधीर की आवाज़ माधुरी के कानों में पड़ी। वो खुश हो गई। सुधीर माइक हाथों में लिए खुशी का इजहार करते हुए बोला, मुंबई की एक बड़ी कंपनी का एड बनाने का काम हमारी कंपनी को मिला था। यह एड तो सिर्फ 3 मिनट का ही था, लेकिन इस एड को बनाने में 1 महीने से ज़्यादा का वक्त लग गया। हमारी कंपनी के चेयरमैन मिस्टर कार्तिक जी यहीं बैठे हैं। एड की स्क्रीनिंग के बाद वो आप सभी के से कुछ ज़रूरी बातें शेयर करेंगे। अपने काम की इतनी तारीफ सुनकर माधुरी की आंखें भर आई थी। ये सोच रही थी कि काश जया भी इस वक्त उसकी खुशी में शामिल उसके साथ होती। एड की स्क्रीनिंग ख़त्म हुई और स्क्रीन पर एडिटर का नाम देखते ही माधुरी के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। यहाँ माधुरी की जगह नीलम का नाम लिखा हुआ था। स्क्रीनिंग के ख़त्म होते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तभी सुधीर ने फिर से माइक हाथों में लिया और बोला, मैंने तो नीलम जी को सिर्फ कॉन्सेप्ट ही दिया था, लेकिन उन्होंने उस कॉन्सेप्ट पर इतना खूबसूरत एड बनाया कि मुंबई वाला कंपनी ने और भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स हमें दिए हैं। अब मैं अपनी कंपनी के चेयरमैन मिस्टर कार्तिक जी को बुलाना चाहूँगा। वे आएँ और इस एड की एडिटर नीलम जी को उनकी खूबसूरत काम के लिए उन्हें प्रमोट करें। सुधीर की बात ख़त्म होते ही एक मोटा सा आदमी सुधीर की जगह आकर खड़ा हो गया और सुधीर के हाथों से माइक लेते हुए बोला, दरअसल ये एड पूरी तरह से ग्राफिक पर आधारित था। इसे पूरा करने का काम मैंने सुधीर के अलावा और भी कई लोगों को दिया था। मेरे पास कुल 34 लोगों ने अपने अपने काम को फाइनल कर भेजे थे, लेकिन उसमें से यह एड सिलेक्ट हुआ है और इस एड की एडिटर हैं नीलम जी। कृपया वो यहाँ आए और अपना प्रमोशन लेटर हासिल करें। माधुरी अब और ज़्यादा बर्दाश्त करने की ताकत खो चुकी थी, इसीलिए वो अपने सीट से खड़ी हो गई और हॉल के एग्जिट की ओर बढ़ गई। तभी स्टेज पर नीलम खड़ी हुई
और पूरा हॉल एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन तालियों की यह आवाज़ माधुरी के गोलियों की गड़गड़ाहट की तरह लग रही थी। इसीलिए वो झट से हॉल से बाहर निकलकर सीधे तिलक नगर अपने फ्लैट पर पहुंच गई और बिस्तर पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। लेकिन उसके आंसुओं को पोंछने वाला यहाँ कोई मौजूद नहीं था। यह सोच ही रही थी कि सुधीर ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसे बहुत सारी स्टोरियां हैं जो मैं आपके लिए लाती रहूँगी और आपको ऐसे ही सुनाती रहूँगी। तो आज की हमारी कहानी मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ जया और माधुरी के अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 3।